और दोस्तों, ज्ञानी मानसा की यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। महा रिवीजन सीरीज में आज हम जीएस पेपर 1 अर्थात जो जीएस पेपर रहता है जिसमें इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस जिसके आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उस पेपर का हम जो है आज मॉडल पेपर जो है आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो है हम जिस प्रकार पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में जो है यहाँ हम पूरे 100 क्वेश्चन को, जिसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस से और 50 क्वेश्चन इंडियन डीएस से होंगे, तो इन 100 क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एकदम फास्ट करेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा समय न इसमें वेस्ट हो करके। तो देखिए, यह मान सकते हैं आप कि ये जो है हमारे रिविजन का जो है लास्ट वीडियो मान सकते हैं। देखिए, हम टारगेट बहुत ज़्यादा कर रखे हैं परंतु हमारे पास समय कम था तो इसलिए जो है ज़्यादा नहीं हो पाया है। ठीक, परंतु इससे भी आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो आप इस लास्ट पेपर को जो है आप जरूर बनाइएगा, ताकि एक बार जो है आप देख के जाएंगे तो कम से कम आपके कॉन्फिडेंस रहे कि आप जो है पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप एक बार इसे जरूर सॉल्व करके पूरा जाइएगा। तो चलिए हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 को पूरा इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जो है इसे देख के इसका लाभ उठा सके। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन जैसे कि कथन कारण से आधारित कथन से संबंधित है, तो यहाँ कथन दिए गए हैं। तो कथन सबसे पहले क्या दिया गया है? सही कथन पूछा गया है। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए कौन कौन से कथन इसमें से सही है। चलिए पहले कथन को पढ़ते हैं। तो पहला दिया गया है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापना 1965 में हुआ था। तो ये जो है सही हो जाएगा। 1965 में कौन सा बना था? तो जामुल दुर्ग का जो है, जो कि एसीसी सीमेंट का जो था कारखाना, वो पहली बना था 1965 में। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, वेगर रिपेयरिंग शॉप का निर्माण 1966 में हुआ था। तो ये भी सही है। वेगर रिपोर्टिंग रायपुर में स्थित है, वो जो है 1966 में स्थापित किया गया था। उसके बाद तीसरा देखिए, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा बिलासपुर जिले में है। तो एनटीपीसी के जो विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। एक कोरबा हो गया, दूसरा बिलासपुर हो गया और तीसरा कहाँ है? तीसरा है रायगढ़ में, एनटीपीसी लारा। तो रायगढ़ में है तीसरा। तो देखिए, यहाँ जो है 2 नाम दिए गए हैं, तो फिर भी आपको इसे सही लेना है। तीसरा नहीं दिया गया है, फिर भी कोरबा और बिलासपुर में तो है ही एनटीपीसी का, तो ये कथन भी जो है सही ही है। और तीसरा रायगढ़ भी रहता तो वहाँ भी सही रहता। ठीक, तो ये जो तीनों कथन हो गए ये सही हो गए। उसके बाद चौथा कथन देखिए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई है। तो देखिए, बाल्को उसकी स्थापना कब किया गया था? तो बाल्को जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एक जो है एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है। तो ये जो है केंद्रीय कंपनी है, हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है बाल्को। तो बाल्को इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये गलत दिया गया है यहाँ 1975। तो ये भी जो है 1965 में। तो 1965 में स्थापित किया गया था बाल्को को। छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? ये कोरबा। तो कोरबा में स्थित है बाल्को का जो है मुख्यालय। ठीक, 1975 में नहीं, 1965 में स्थापित किया गया था। तो ये कथन जो है असत्य हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3, ये 3 कथन जो है सत्य है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसमें नहीं होगा, 2, 3 और तो फिर ऑप्शन डी जो है दिया गया है 1, 2, 3। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा आसान भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो आप याद रखेंगे छंद शास्त्री के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु जो है छंद शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात देखिए, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो छत्तीसगढ़ कला संस्कृति से जो है आभूषण के नाम पूछे जाते हैं। तो ये इजी हो जाएगा। नागमोती तो सब जानते हैं, थोड़ा कठिन भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो नागमोती कहाँ होते हैं? तो ये भुजा। तो भुजा में पहने जाने वाले जो आभूषण है उसे नागमोती के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ एक लोकोक्ति दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या है लोकोक्ति में? तो देखिए, जिन ढूंढो तिन पाईरा गहरे पानी पैट। तो देखिए, जिन ढूंढो तिन पाईरा गहरे पानी पैट, तो यह लोकोक्ति है। मुख्य रूप से यह किनके द्वारा कहा गया है ये भी आप याद रखेंगे। ये कबीर जी द्वारा दिया गया लोकोक्ति है। तो देखिए, इस लोकोक्ति के माध्यम से कबीर जी क्या बताना चाहते हैं कि लोगों को मेहनत करने के लिए जो है प्रेरित करना चाहते हैं। जिन ढूंढो तिन पाइये गहरे पानी पैट, तो ये परिश्रम मेहनत करने के लिए जो है करना चाह रहे हैं। इससे क्या बताते हैं? देखिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो परिश्रम जो है कर रहे हैं उसका फल जो है आपको अवश्य मिलेगा। तुरंत नहीं मिला, बाद में मिलेगा, पर परिश्रम का फल जो है हमेशा अवश्य मिलता ही है। तो इस लोकोक्तियों के माध्यम से कबीर जी द्वारा बताया जा रहा है कि परिश्रम का फल मिलता ही है। ठीक, तो जिन ढूंढो तिन पाइरे गहरे पानी पैट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। देखिए, इसका अर्थ पूरा दिया गया है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आपको सबको पता ही है कि भारतीय मानक समय रेखा IST लाइन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ के कितने? 7 जिलों से गुजरती है। ठीक, तो यहाँ कौन दिए गए हैं नाम? उन 7 जिलों का पहले बताइए आप कौन कौन से 7 जिलों से गुजरते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन से जिले से आता है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ऊपर में, तो ऊपर में जो है सूरजपुर से कोरिया सूरजपुर हो जाता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? सरगुजा,
ठीक, तो कोरिया सूरजपुर तो आप सबको 7 जिलों का नाम जो है पता ही है, तो बार-बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद इसमें आ जाते हैं। इसमें बलरामपुर नहीं रहता है, ना ही रायगढ़ रहता है। इस ऑप्शन में कौन-सा नहीं रहता है? तो इसमें जो है एक बिलासपुर नहीं रहेगा और इसमें देखिए सूरजपुर रहेगा, कोरबा रहेगा और बिलासपुर इसमें नहीं रहेगा। तो इन सब में से कौन जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद ये वाले में है, ये 3 जिलों से गुजरेगा। तो आप सबको पता ही है बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद इन 7 जिलों से जो है गुजरता है। ठीक, उसके बाद चलिए यहाँ दिया गया है छुरी। तो छुरी, यहाँ छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है, छुरी पहाड़ी, उसके संबंध में आपको बताना है। तो छुरी पहाड़ी के संबंध में पूछा गया है क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ दिया गया है नीचे सही है गलत क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए छुरी जो क्षेत्र है यह गोंडवाना लैंड इसमें स्थित है, गोंडवाना, क्योंकि यहाँ जो है कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप पाया जाता है। तो ये भी दूसरा भी सही है, जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टान होगी वहाँ कोयला तो पाया ही जाएगा। तो छुरी कोसगई भी जो है इसी कोयला खनिज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, ए और बी दोनों संबंधित है। उसके बाद देखिए संबंधित नहीं है, एक सही है बी गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों संबंधित है, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए छुरी का पठार स्थित है। तो आपको सॉरी खुरिया का पठार, तो खुरिया का पठार की स्थिति आपको दर्शाना है। तो खुरिया का पठार जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देखिए खुरिया पठार कहाँ स्थित है, यह जो है कहाँ स्थित है। देखिए तो जसपुर पठार के उत्तर में, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए ये खुरिया पठार जो है किसका हिस्सा होता है। तो खुरिया पठार जो है सामरी पाट का हिस्सा है। तो सामरी पाट की स्थिति आप बता दीजिए, जसपुर के सापेक्ष में पूछा गया है। तो खुरी पठार का जो है दो हिस्सा, समरी पठार जो है इसका जो निचला हिस्सा होता है, सामरी पठार का निचला हिस्सा वह जो है खुरिया पठार के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर उसका देखिए सामरी पाठ के जो निचली हिस्सा है उसको अगर उसके नीचे क्या हो जाएगा और जसपुर पाठ हो जाएगा। तो जसपुर पाठ के किस दिशा में स्थित है, यहाँ जसपुर पाठ है और यहाँ देखिए ऐसे करके बना हुआ है। तो इस तरफ को जो है खुरिया पठार है और इस तरफ जो है सामरी पाठ का पठार है। तो इसमें देखिए जसपुर पाठ है, जसपुर पाठ के जो है उत्तर पश्चिम, तो जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है खुरिया का पठार, उत्तर पश्चिम दिशा में याद रखेंगे। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का अति निम्न ताप, ये पिछले वीडियो के भी प्रश्न में हम देखे हैं। छत्तीसगढ़ का औसत अति निम्न ताप क्षेत्र कौन सा, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन से आते हैं। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जसपुर क्षेत्र आ जाता है, जसपुर आ जाता है, मैनपाट क्षेत्र आ जाता है। तो ये सब जो क्षेत्र है वो अति निम्न ताप वाले होते हैं, अति निम्न ताप। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जसपुर क्षेत्र। इसका कारण क्या रहता है यार, अक्षांशी विस्तार, उनका अक्षांशी विस्तार, और दूसरा कारण रहता है अक्षांशी विस्तार और जो है समुद्र तल से उनकी ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, तो उनका ऊंचाई जो है अधिक होता है और अक्षांशी विस्तार जो है ऊपर में है, इसलिए जो है औसत तापमान वहां निम्न होता है। तो जसपुर क्षेत्र इसका उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों से में चित्रित नहीं है। तो देखिए यह दिए गए ऑप्शन में से कौन सी आकृति हमें छत्तीसगढ़ के शैल चित्र में दिखाई नहीं देता है। तो देखिए टोटम चिन्ह हमारे छत्तीसगढ़ के शैल चित्र में दिखाई देता है। टोटम चिन्ह अर्थात जो गढ़ चिन्ह होता है, अपने गोत्र चिन्ह जो दगे रहते हैं वे जो है टोटम चिन्ह चढ़ाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों में ये देखने को मिलता है। पशु आकृतियां भी देखने को मिला है, पशु आकृति, लिपि, चित्रलिपियां, तो चित्रात्मक लिपि बहुत सारे देखे गए हैं। तो चित्र के माध्यम से अपने भाव प्रदर्शित किया गया है छत्तीसगढ़ के प्राप्त जो शैल चित्र है उसमें। और उसका देखिए अगला दिया गया है डी, तो अग्निकुंड। तो अग्निकुंड हमारे छत्तीसगढ़ के जो शैल चित्र है वहां प्राप्त नहीं हुआ है। तो अग्निकुंड आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो अग्निकुंड जो है हमें जो कहाँ देखने को मिला, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें जो है अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो ये जो है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ए और बी सही है और ये जो डी नहीं पूछा गया है तो डी अग्निकुंड जो है नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जैन धर्म से जुड़े स्थान को आपको यहाँ से क्या करना है, आपको चयन करना है। तो जैन जुड़ा से देखिए यहाँ मल्हारी बौद्ध धर्म और मैनपाट भी बौद्ध धर्म संबंधित क्षेत्र है। यहाँ आरंग जैन से संबंधित है। अब यहाँ देखिए सिरपुर, तो सिरपुर तो है जैन से संबंधित, परंतु तुरपुरिया बौद्ध संबंधित है, मटनार भी जो है बौद्ध संबंधित। उसके बाद देखिए नगपुरा, आरंग और भाटाकुड़ा, तो ये सही हो जाएगा। तो नगपुरा से सर्वनाथ के साक्ष्य मिलते हैं, आरंगपुर से जो है महावीर स्वामी और सुमतिनाथ के मिलते हैं, भाटाकुड़ा से जो है शांतिनाथ के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है सी सही हो जाएंगे। तो ये जो है सभी तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित जुड़े स्थल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रमुख वनोपज क्या है। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख वनोपज दिया गया है ऑप्शन, उसके आधार पर आपको चयन करना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 6 प्रकार के वनोपज होते हैं। इसमें जो कौन कौन से उस 6 प्रकार के अंतर्गत आएंगे, तो देखिए साल जो है, साल एक प्रमुख वनोपज के रूप में, सैगोन, बीजा, साल, सैगोन, बीजा, ये तीनों तो इसमें के आएंगे ही। और देखिए ये बांस, बांस जो है कौन, ये जो है गौड़ प्रकार का वनोपज जो है, गौड़ वनोपज के रूप में आता है, या गौड़ वनोपज। ठीक, तो अ, ब और द, ये जो है तीनों जो क्या हो जाएंगे, प्रमुख अमोज के रूप में आ जाएंगे। तो देखिए इनके अलावा जो है साल, सैगोन के अलावा और कौन कौन से रहते हैं, साल, सैगोन और बीजा, इनके अलावा और कौन कौन से हैं, इसके अलावा साज हो जाता है, साजा हो जाता है, खैर खैर हो जाता है, और क्या हो जाता है, शीशम, शीशम। तो ये जो है टोटल ये तीन और ये तीन, ये टोटल 6 प्रकार के जो है क्या, ये मुख्य प्रमुख खनिज छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज के रूप में रहते हैं, या मुख्य खनिज वनोपज कहते हैं, या प्रमुख वनोपज के रूप में जो है छत्तीसगढ़ में ये 6 प्रकार के पाए जाते हैं। ये बांस इसमें आ जाता है, गौड़ वनोपज में आ जाता है। अगर देखिए किस इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान या जिले में किम्बरलाइट अर्थात हीरा पाया जाता है। तो किम्बरलाइट प्रकार का हीरा जो है किस स्थान पर पाया जाएगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, देवभोग में। तो छत्तीसगढ़ के देवभोग कहाँ, गरियाबंद में स्थित है देवभोग, वहाँ किम्बरलाइट प्रकार के हीरा खनिज पाया जाता है। अच्छा देखिए छत्तीसगढ़ में एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है। तो देखिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन जो है किस, कहाँ स्थित है, तो यह एग्रो एक्सपोर्ट जोन जो है सिलतरा, रायपुर के सिलतरा में स्थित है एग्रो एक्सपोर्ट जोन। तो ये जो है क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा, वहाँ जो है एग्रो एक्सपोर्ट जोन के रूप में उसे विकसित किया गया है सिलतरा को। और याद रखेंगे सिलतरा में जो है और क्या एक है, साइकिल कॉम्प्लेक्स भी स्थित है सिलतरा में ही। इस राज्य के किस जिले में 2x500, तो 2 यूनिट बना हुआ है 500 मेगावाट के नए ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो दो यूनिट बनाए गए हैं 500, अर्थात 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन जो है किस ताप विद्युत संयंत्र से होता है, छत्तीसगढ़ के। तो कहाँ से होता है, तो आप जांजगीर चांपा के जान रहे हैं, जांजगीर चांपा के जो अटल बिहारी जी के नाम पे रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, मड़वा। तो मड़वा जो है विद्युत पावर संयंत्र जो है स्थित है, मड़वा पावर प्लांट, वहाँ जो है होता है। तो इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है मड़वा। और इसका स्थापना कब किया गया था, 2015 में। तो 2015 से बना हुआ है। यहाँ वर्तमान में 1000 मेगावाट उत्पादित किया जाता है, 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। चलिए अब अगला देखिए, सीएसआईडीसी के राज्य का पहला औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सीएसआईडीसी द्वारा जो है पहला औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, आपको बताना है। तो सिरगिट्टी, बोरई, सिलतरा, उरला, तो यहाँ जो है कहाँ स्थापित किया गया है, आप बताएंगे। तो देखिए यहाँ जो है एक बात देखिए, इसका आंसर जो है आप अपने हिसाब से लेंगे। तो देखिए उरला, उरला को जो है व्यापम द्वारा एक बार आंसर लिया गया है। देखिए उरला को जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, तो उरला भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर उरला भी ले सकते हैं आप, तो क्योंकि व्यापम द्वारा इसका आंसर लिया गया है, व्यापम द्वारा उड़ला आंसर लिया गया है। तो इसे सबसे, इसका स्थापना 1990 में हुआ था। परंतु देखिए अगर कहीं कहीं अगर आप सर्च करके देखेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में सिलतरा, तो सिलतरा का स्थापना जो है 1989 दिखाता है, 1989 में हुआ है सिलतरा का स्थापना। तो आप उसके आधार पर इसका भी आंसर ले सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट में देख लीजिएगा, वहाँ जो है आपको 1989 में जो है सिलतरा, तो ये सिलतरा पहला हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है इसका आंसर जो है अपने हिसाब से लेंगे। तो एक बार आप वेबसाइट में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि इसका दिखाएगा, सिलतरा का पहले दिखाएगा। औद्योगिक क्षेत्र रायपुर जिले में जो है 1989 में बना था, और वही जो है 1990 में उरला बना था। ठीक, देखिए उरला के संबंध में और क्या क्या स्थान याद रखेंगे, सार्वजनिक निवेश वाला जो है उरला है। तो उरला औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निवेश यहाँ किया जाता है, और सार्वजनिक रोजगार देने वाला भी उरला ही है। ठीक, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयां निम्न है। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संचालित करने वाली कौन कौन से इकाइयां हैं, तो इन दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है किन किन इकाइयों द्वारा है छत्तीसगढ़ के प्रशासन को संचालित किया जाता है। तो संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण रोल किनका रहता है, मंत्रिमंडल संचालन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, मंत्रालय निभाते हैं, और सचिवालय। देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रालय और सचिवालय, संचालनालय, इनके द्वारा मंत्रालय कह रहे हैं, अर्थात इसका अर्थ है सचिवालय। तो मंत्रालय जो है सचिवालय के अंतर्गत ही, मतलब ये सचिवालय इसमें कार्य करने वाले मेन होते हैं। तो संचालित कौन करते हैं प्रशासन को, तो इन्हीं के द्वारा, मंत्रिमंडल, मंत्रालय और सचिवालय द्वारा। और जो विधायिका, एक विधानसभा जो है विधायिका में शामिल होते हैं, इनके द्वारा जो है विधायी जो है विधि बनाया जाता है। ठीक, इसका संचालन मंत्रिमंडल, मंत्रालय और संचालनालय के अधीन होता है। तो इसका अ, ब और द, अब द किसमें दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी, अब द, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और यहाँ आपको कौन सा देना है, सही कूट, सही कूट के आधार पर आंसर देना है। इसमें सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है
हाँ, तो सबसे पहला दिया गया है 1936। 1936 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, ये सही है। 1936 में जो है ई राघवेंद्र राव जो है मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर नियुक्त होते हैं। उसके बाद देखिए कोरिया रियासत में गोंड विद्रोह, तो कोरिया रियासत में गोंड विद्रोह 1932 में हुआ था। तो गोंड विद्रोह कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ये भी सही है। 1935 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया गया था। तो 1935 में पंडित सुंदरलाल द्वारा अछूत उद्धार कार्यक्रम, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि अछूत उद्धार कार्यक्रम जो है कब चलाया गया था, तो यह जो है 1925 में चलाया गया था। 1925 में अछूत उद्धार कार्यक्रम, तो इसका उत्तर क्या रहता है 1925। तो 1 और 2 इसके सही है और तीसरा गलत है। तो देखिए सुंदरलाल शर्मा द्वारा अछूत उद्धार कार्यक्रम 1925 में, और वही जो है जनेऊ कार्यक्रम, तो यह भी अछूत उद्धार से संबंधित था। जनेऊ कार्यक्रम वो इससे पहले किया गया था 1918 में। तो 1918 में जनेऊ कार्यक्रम चलाया गया था, इसे भी याद रहेंगे। और 1900 कितने में 1906 में जो है समित्र मंडल की स्थापना किया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा। तो ये तथ्यों को भी याद रखेंगे। तो 1 और 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो देखिए लाइवलीहुड कॉलेज जो है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए चालू किया था। तो ये जो है किसके लिए है, तो ये जो है व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए। तो इसके लिए जो है कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहता है। और लाइवलीहुड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो यह जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए लाया गया था। तो सबसे पहले इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ स्थापित किया गया था, दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में पहला लाइवली कॉलेज बनाया गया था। उसके बाद जो है सभी जिलों के जो है एक एक जो है हर तहसील में जो है इसका लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण किया गया था। लाइवलीहुड कॉलेज का ठीक सबसे पहला दंतेवाड़ा में बना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। तो यहाँ जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसके आधार पे आपको बताना है इनमें से ग्राम पंचायत की शक्ति कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत की शक्ति कौन सा, हम जो पंचायती राज पढ़े हुए हैं उसी के आधार पर आपको देना है। तो ग्राम पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्वच्छता और सफाई आता है, ग्रामीण सड़क पुल पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण करना उनका कार्य आता है। देखिए सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा, ये दोनों जो है जनपद पंचायत के कार्य हैं। जो जनपद पंचायत को प्राप्त है सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रख रखाव, तो ये भी सही है। जन्म मृत्यु ये सब ग्राम पंचायत के कर्तव्य हैं। निराश्रितों की सहायता करना, तो निराश्रित राशि भी ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित किया जाता है। तो ये दोनों भी सही है। तो एक जो है स्वच्छता सफाई, ग्रामीण सड़कों और पुल का निर्माण, अनुरक्षण और जन्म मृत्यु विवाह से अभिलेख रख रखाव, निराश्रित सहायता, तो ये जो है 4 जो है क्या हो जाएंगे, सही कथन हो जाएंगे। और इसमें कौन कौन सा नहीं है पूछा है, तो सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा ये जनपद पंचायत के कार्य हैं। तो ये दोनों जो है इसका उत्तर हो जाएंगे। देख लीजिए 3 और 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए यहाँ शासक दिए गए हैं, इनके उनके कार्यकाल के आधार पे आपको सम्मिलित करना है। तो ये कौन से वंश के हैं आप देख रहे होंगे, तो भीमसेन देव, पृथ्वीराज, विलासतुंग, स्कंदवर्मन। तो ये कौन से वंश से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के नल वंश से। तो नल वंश से संबंधित शासक हैं, तो इनका क्रम से आपको जमाना है। तो नल वंश के आप जान रहे हैं, इनके जो है सबसे पहले शासक कौन होते हैं, व्यागराज। तो व्यागराज पहले शासक होते हैं, ठीक। उसके बाद जो है ऋषभ राज होते हैं, ऋषभ राज। उसके बाद वराह राज, वराह राज, ठीक। तो ये 3 हो गए। उसके बाद कौन से, यहाँ से भवदेव वर्मन, फिर अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्कंदवर्मन, ठीक। तो यहाँ कौन से आ गए, स्कंदवर्मन आ गए। तो यहाँ स्कंदवर्मन पहले हो जाएंगे। स्कंदवर्मन के बाद 2 शासक होते हैं, स्तंभराज और नंदराज। स्तंभराज और नंदराज ये 2 शासक हो गए। उसके बाद फिर जो है बाकी शासकों की जानकारी विलासतुंग के इससे मिलेगा। तो विलासतुंग के दादा का नाम पृथ्वीराज था, तो पृथ्वीराज की जानकारी मिलते हैं। तो पृथ्वीराज आ गया। तो स्कंदवर्मन के बाद पृथ्वीराज हो गया। पृथ्वीराज के बाद जो है विरूपाक्ष, विरूपाक्ष जो है विलासतुंग के उनके पिता होते हैं विरूपाक्ष, ठीक। तो विरूपाक्ष आ जाएंगे। उसके बाद फिर कौन, विलासतुंग आते हैं, विलासतुंग आ जाएंगे उसके बाद। तो ये विलासतुंग का नाम आ गया। तीसरा विलासतुंग के पास फिर जो है भीमसेन देव का नाम आता है। उससे पहले भी जो है किनका विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र का नाम आता है। उसके बाद जो है भीमसेन देव आता है। और इस वंश का अंतिम शासक होता है नरेंद्र धवल। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस यहाँ क्रम से जमाने के लिए सबसे पहले स्कंदवर्मन 4 आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वीराज हो जाएगा 2। उसके बाद विलासतुंग हो गया 3। उसके बाद जो है भीमसेन देव हो गया 1। तो इस प्रकार जो है 4 2 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किसमें दिया गया है आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है 4 2 3 1। चलिए अब अगला देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने हैं। तो अभी करंट अफेयर का ही में रखा विषय है ये। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये जो है प्रैक्टिस का उपाधि जो है जागेश्वर यादव को दिया गया है। तो जागेश्वर यादव इस वर्ष जो है 2023 में जो है इन्हें क्या दिया गया था, पद्म पुरस्कार। तो पद्मश्री मिला है इन्हें 2023 में। और साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की उपाधि दिया गया है जागेश्वर। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो है वहां जाके कुछ भी सब्जेक्ट में जो है वहां लेक्चर दे सकते हैं, ठीक। तो वो सामाजिक उत्थान के लिए जाते हैं जागेश्वर यादव सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो ये जो है यहाँ जाके क्या लेक्चर देंगे आप, ठीक। तो ये जागेश्वर यादव याद रखेंगे।
छत्तीसगढ़ में अमनदीप खरे किस खेल से खिलाड़ी हैं? तो आप देखें अमनदीप खरे का नाम आप सुने ही होंगे, तो आईपीएल में भी नहीं ऑक्शन में इनका नाम आया था। तो अमनदीप खरे जो है यह कौन से खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर है अमनदीप खरे। और ये जो है रायपुर जो अभी क्रिकेट हुआ था उसमें जो है कैप्टन थे अमनदीप खरे, आईपीएल जो हुआ था छत्तीसगढ़ में उसका। अगला देखिए, श्री इंदर सिंह उबोजेवाला। तो इंदर सिंह उबोजेवाला चर्चा में होने के कारण क्या है? तो अभी इंदर सिंह उबोजेवाला जो है छत्तीसगढ़ में कुछ नियुक्त किए गए हैं नव नियुक्तियों में। तो ये क्या बने हैं छत्तीसगढ़ के? तो इसका चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो ये जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक आयुक्त नियुक्त होने के कारण, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक आयुक्त बनाए गए हैं न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोजेवाला को। ठीक, तो ये जो है लोक आयुक्त बने गए हैं छत्तीसगढ़ के। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव 2024 में उद्घाटन समारोह में किन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो किन्हें आमंत्रित किया गया था इसमें? तो राज्य उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव। तो उद्घाटन समारोह में जो है डॉक्टर मोहन यादव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है यहाँ क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में थे उद्घाटन समारोह में, याद रखेंगे। और वही जो है दूसरे 3 दिन तक आयोजित हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव। कब से कब तक के? 4 से 6 तक के, 4, 5 और 6 नवंबर तक के। ठीक, तो पहले दिन का होगा उद्घाटन के दिन मोहन यादव थे, और दूसरे दिन कौन थे? दूसरे दिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे रमन डेका। तो रमन डेका जो है दूसरे दिन, और जो तीसरे दिन और अंतिम जो राज्य उत्सव हुआ था उस दिन कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दी। तो जगदीप धनखड़ दी जो है मुख्य अतिथि थे अंतिम दिन। ठीक, तो ये 3 दिनों का आपको मुख्य अतिथियों का नाम याद रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2024 में कुल कितने सम्मान श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने सम्मान श्रेणियों से सम्मानित किया गया है? तो देखिए टोटल सम्मान की श्रेणी कितना है? तो 36। तो टोटल 36 सम्मान दिए गए हैं। इसमें जो है कितने सम्मान और कितने संस्थाओं को दिए गए हैं पूछेंगे तो 4 संस्था। तो ये 36 संस्थाओं, 36 अलंकरण जो है 4 संस्थाओं को दिया गया है। ठीक, 4 संस्थाओं को दिए गए हैं और 41 लोगों को। चलिए अगला देखिए, पंचायती राज अधिनियम के आधार तथा विषय सम्मिलित कीजिए। तो पंचायती राज अधिनियम के आधार तथा विषय क्या हो जाएंगे? कितना? 37 लोगों को और 4 संस्थाओं को, टोटल 41 मिला गया है। ठीक, तो जो है कितना? 36 अलंकार 41 लोगों को मान सकते हैं, उसमें 4 संस्था शामिल है और 37 लोग। अगर देखिए, पंचायती राज अधिनियम के आधार तथा विषय सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पंचायती राज के अधिनियम के धारा दिया गया है और इसके विषय आपको बताना है। तो कौन कौन से धारा में कौन कौन से विषय है तो यहाँ सम्मिलित करना है। यहाँ पंचायती राज से धाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 21, इसमें आप जो पता है आपको उसे पहले बताना है आपको। तो 21 आप सबको पता होगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से संबित किसके ऊपर? सरपंच के ऊपर। तो सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जो है धारा 21 के तहत लाया जाता है। और यहीं से याद रखेंगे कौन सी धारा? धारा 28 के यहाँ जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के ऊपर लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और धारा 35 के तहत जो है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इन दोनों को भी याद रखेंगे इसके साथ साथ। तो देखिए ए का जो है 1 हो गया, तो ए का जो है 1 सम्मिलित हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद है 6। तो 6 इसमें क्या है? ग्राम सभा का सम्मेलन। तो जो है 1 से लेकर के 7 तक के, धारा 1 से लेकर के 7 तक जो है पूरा ग्राम सभा के संबंध में दिया गया है। ग्राम सभा के संबंध में सॉरी 3 से लेकर के 7 तक के पूरा ग्राम सभा के संबंध में दिया गया है। क्योंकि 1 में जो है क्या दिया है? विस्तार दिया है, और 2 में जो है परिभाषा दिया गया है। तो 3 से दिया गया है 3 से 7 तक के ग्राम सभा के संबंध में। तो ग्राम सभा के संबंध में दिया गया है, तो ग्राम सभा का सम्मेलन जो है धारा 6 में दिया गया है। तो इसका सही सम्मिलित हो जाएगा 2। तो 1 का 1 हो गया और 2 का जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायत की निधि और ग्राम पंचायत के कृत्य। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के कृत्य। तो जहाँ 49 दिया है वहाँ दिया गया है ग्राम पंचायत के कर्तव्य। तो ग्राम पंचायत के कृत्य जो है 49 में दिए गए हैं, और 66 में ग्राम पंचायत की निधि दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इन धाराओं को आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम पंचायत के कृत्य जो है 49 में, और 66 में जो है ग्राम पंचायत के निधि दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है इन सभी धाराओं को याद रखेंगे। तो सही सम्मिलित के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में खेलों को दर्शाया गया है। तो किन खेलों को दर्शाया गया है? टोटल 5 खेलों को दर्शाया गया है बस्तर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में। वो कौन कौन से 5 खेल हैं देख सकते हैं। उसमें भारोत्तोलन था, हॉकी था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी। तो ये टोटल 5 खेल जो है दर्शाए गए हैं किसमें? प्रतीक चिन्ह के रूप में। वेट लिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और तीरंदाजी, याद रखेंगे 5 को। और टोटल कितने? 11 खेल को जो है शामिल किया गया था बस्तर ओलंपिक के खेल में। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए सुमन राज व राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए सुमन राज और तुष्टिकर ये कौन से वंश के राजा हैं? तो आप सबको पता ही है। तो ये पर्वत द्वारक वंश के राजा हैं सुमन राज और तुष्टिकर। इनकी जानकारी जो है तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र है। 13 सिंह ताम्रपत्र वहां से प्राप्त होता है। तो इनकी देखिए इनकी कुल देवी का नाम स्तंभेश्वरी मिलता है। स्तंभेश्वरी जो है इनकी कुल देवी का नाम है।
और इनकी माता का नाम जो है कौस्तुम्भेश्वरी, कौस्तुम्भेश्वरी इनकी माता का नाम है, इनकी सुमन राज की माता का नाम। ये जो है राजा तुष्टिकर के 13 सिंह ताम्रपत्र से मिलता है। और सुमन राज द्वारा जो है क्या पर्वत द्वारक ग्राम, अर्थात उस समय जो पर्वत द्वारक क्षेत्र है इसकी राजधानी जो है देवभोग क्षेत्र को माना जाता है। तो पर्वत द्वारक नाम जो है वहाँ पर्वत दान करने की इनकी प्रथा, इस कारण इन्हें पर्वत द्वारक वंश कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है देवभोग ग्राम दान में देने का जो है प्रमाण मिलता है सुमन राज द्वारा। ठीक, तो ये सभी इसके संबंध में जानकारी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, यहाँ प्राचीन छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल में बौद्ध भिक्षु वेनसांग के प्रवास के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो जो छत्तीसगढ़ में वेनसांग आए थे उस समय उनके प्रवास के दौरान उनके संबंध में आपको बताना है। सबसे पहले 639 ईस्वी में दक्षिण कौशल की यात्रा की थी, तो ये सही है। वेनसांग 639 में आए थे बाल अर्जुन के काल में। उसके बाद देखिए यात्रा वृत्तांत सियुकी की रूप में प्रचलित है, तो उनके यात्रा वृत्तांत को सियुकी के नाम से जानते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा गया है, कियासलो कहा गया है। ठीक, सिरपुर केवल बौद्ध कला के रूप में प्रख्यात था, तो ये गलत हो जाएगा। उनके समय सिरपुर केवल बौद्ध कला के रूप में प्रख्यात था, तो ये गलत है। तो सिरपुर जो है बौद्ध के साथ साथ जैन धर्म और साथ में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ठीक, तो सभी ब्राह्मण धर्म और साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन सब के लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सिरपुर केवल बौद्ध कला केंद्र के रूप में प्रख्यात नहीं था, इसके साथ साथ यह जो है बाकी के रूप में धर्मों का भी यहाँ संरक्षण दिया जाता था। ठीक, तो यह 1 और 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है बताइए। तो पायसोतोर एक ये क्या है? तो ये पायसोतोर एक अपहरण विवाह होता है, तो यहाँ विधवा दिया गया है, तो पायसोतोर अपहरण विवाह होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। पायसोतोर अपहरण विवाह है। वही लमसेना सेवा विवाह है, सही है। गुरावट विनिमय विवाह है। और परिंघन यह जो है वधु मूल्य देकर विवाह करना है। तो इन प्रकार इनका सबका अलग अलग मतलब होता है, अर्थ होता है। तो इस प्रकार पायसोतोर जो है कौन सा है? अपहरण विवाह है पायसोतोर। ठीक, और इसी विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? अरउतो कहते हैं। अरउतो के नाम से जानते हैं विधवा पुनर्विवाह को। तो इनको आप याद रखेंगे, जनजाति संबंधित प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं आएंगे, तो आप आराम से ऐसी लेवल के रहेंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और उस प्रकार के जो है ऑप्शन छत्तीसगढ़ के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कभी एक भी क्वेश्चन आप छत्तीसगढ़ के गलत नहीं करेंगे, पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना है छत्तीसगढ़ के प्रश्नों को। ठीक, देखिए इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? तो लोक नृत्य में टोकरी को बीच में रखा जाता है और वहां घेरा बना के नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य होता है? तो सुगा नृत्य। सुगा नृत्य में जो है इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, बीच में टोकरी रखते हैं जिसमें सुगा बना रहता है और उसका जो है शिव पार्वती जैसे मर करके उनका विवाह बाद में लास्ट में कराया जाता है, और इसमें जो है नृत्य जो है चारों तरफ नृत्य किया जाता है। तो ये कौन सा में? सुगा नृत्य में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं मूल पर्व निम्नलिखित हैं। तो इसमें से छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और मूल पर्व पूछा गया है। ठीक, तो मूल रूप से जो छत्तीसगढ़ के पर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप देखिए छठ, तो ये छठ पूजा जो है छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये बिहार का पर्व है छठ पूजा। हरेली छत्तीसगढ़ का मूल पर्व है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार माना जाता है हरेली, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छेरछेरा, तो छेरछेरा भी जो है यहाँ अगर ऑप्शन दिया गया है तो छेरछेरा को आप इसका आंसर लेंगे। तो छेरछेरा जो है छत्तीसगढ़ का मूल पर्व है। और देखिए नवाखाई जो है छत्तीसगढ़ में हर जगह नहीं मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नवाखाई जो है हर क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से गोंड जनजाति का पर्व मानते हैं, इसे गोंड जनजाति का नवाखाई को, और गोंड जनजाति के मुख्य पर्व के रूप में नवाखाई माना जाता है। यहाँ जो है मुख्य पर्व हरेली और छेरछेरा, इसे लोकप्रिय और मूल पर्व मान सकते हैं, लोक पर्व के रूप में छेरछेरा और हरेली को। ठीक, तो ब और स को आप ले सकते हैं इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दंतेश्वरी मंदिर में किस वाद्य यंत्र के नाम? मंतेश्वरी में वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, उनके नाम आपको बताना है। तो दंतेश्वरी मंदिर में जो पूजा के दौरान वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं? देखिए नेफरी, करनाल, बिरकाहाली। तो ये नेफरी, करनाल, बिरकाहाली ये सभी वाद्य यंत्र जो है कहाँ बजाए जाते हैं? दंतेश्वरा मंदिर में पूजा के दौरान आरती होता है, उसी दौरान जो है इस वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, नेफरी, करनाल और बिरकाहाली। चलिए अगला देखिए, यहाँ दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये। तो देखिए वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का कुल सिंचाई क्षमता प्रतिशत कितना रहा है? तो इस बार जो है सिंचाई क्षमता कितना रहा है? तो आप सबको याद होगा 38.84। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं तो 38.84% है छत्तीसगढ़ का जो है इस वर्ष का क्या बोलते हैं कुल सिंचाई क्षमता। तो आप इसे याद रखेंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसे याद रखेंगे। सिंचाई क्षमता जो है पूछा जाए तो 38-84% जो है छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता है। अगला देखिए, किस जिले को मत्स्य पालन के लिए बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया? तो ये सबसे चर्चा में रहा है, तो आप जान ही रहे हैं। बेस्ट इनलैंड पुरस्कार जो है किस जिला को दिया गया है? कांकेर। तो कांकेर जिला को जो है राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के रूप में। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे, मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिया गया है। अगला देखिए, यहाँ सही कथन चयन करना है आपको। तो क्या क्या दिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो आप इन सबको देखिए। तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ देखिए
छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, तो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि कितना रहा है? 5.11% रहा है। तो ये सभी डाटा आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे है। तो विनिर्माण क्षेत्र की जो है वृद्धि इस वर्ष कितना रहा है? 5.11% रहा है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सर्वाधिक वृद्धि जो है कौन से क्षेत्र का था? निर्माण क्षेत्र का रहा इस वर्ष। निर्माण क्षेत्र का 9.8 समथिंग रहा है। ठीक, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है निर्माण क्षेत्र का रहा है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, तो विनिर्माण क्षेत्र का वृद्धि तो 5.11 है और उनका विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, इसका योगदान कितना है? 21.19% जो है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। उसके बाद देखिए वर्ष अवधि 2018-19 से 2023-24 तक के विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किस वर्ष रहा है? 2021-22 में। तो सर्वाधिक योगदान जो है किस वर्ष रहा है? 21-22 में रहा है। ठीक, 2018-19 से 22-23 अभी तक के जो है 23-24 तक के विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 21-22 में रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि एवं योगदान की प्रवृत्ति विगत 5 वर्ष में उतार चढ़ाव की रही है। तो देखिए ये भी सही है, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जो है विगत 5 वर्ष में उतार चढ़ाव की रही है। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है। तो याद रखेंगे विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 5.11, इनका योगदान जो है 21.19% और सर्वाधिक वृद्धि वर्ष पूछे तो 21 से 22, 2021-22 और उसका प्रवृत्ति पूछा जाए तो उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रहा है। चलिए परिवहन क्षेत्र का वर्ष 2023-24 में घरेलू उत्पाद में क्रमशः वृद्धि और योगदान प्रतिशत पर कितना रहा है? तो ये किस क्षेत्र का पूछा गया है? परिवहन क्षेत्र। तो परिवहन क्षेत्र का वृद्धि और योगदान बताना है। तो इसका योगदान और वृद्धि देखिए, तो परिवहन क्षेत्र का जो है वृद्धि इस बार रहा है 9.6%, 9.65% के साथ वृद्धि रहा है। और इसका जो क्या है योगदान, तो योगदान कितना रहा है? 2.63% इसका योगदान रहा है। तो पूरे जो है जीडीपी में इसका 2.63% योगदान था और 9.65 जो है इसमें वृद्धि हुआ है इस तीनों मूल्य पर। चलिए अगर देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? तो औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ वृद्धि दर पूछा गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है? तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र का वृद्धि दर है 7.13% और ये जो है कौन सा? कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर है। ठीक, तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर और ये जो है कौन सा? सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर है। तो 7.13% औद्योगिक क्षेत्र का वृद्धि रहा है। ठीक, अगर देखिए सुमेलित करना है आपको सम्मान, जो राज्य अलंकरण सम्मान दिए गए हैं उसमें जो है कौन सा असुमेलित दिया गया है? देखिए ध्यान से देखना है आपको, असुमेलित पूछा गया है। तो इसमें कौन सा असुमेलित है आपको बताना है। इसे हम अच्छे से देखे थे। तो मिनी माता सम्मान, मिनी माता सम्मान सतनामी महिला जागृति समिति को दिया गया है। तो ये सही है, सतनामी महिला जागृति समिति को मिनी माता सम्मान दिया गया है। गुंडाधुर सम्मान छोटी मेहरा को दिया गया है। यति यतन लाल सम्मान ये मनोहर शर्मा, तो ये गलत है। यति यतन सम्मान जो है मनोहर गौशाला को दिया गया है। मनोहर गौशाला को दिया गया है, खैरागढ़ के मनोहर गौशाला को। और वही देखिए गुरु घासीदास सम्मान ये राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। तो ये सही है, राजेंद्र रंगीला। यति यतन ये गुरु घासीदास सम्मान मनोहर शर्मा को कौन सा दिया गया है यार? मनोहर शर्मा को यह नहीं दिया गया है। यति यतन सम्मान जो है मनोहर गौशाला को दिया गया है। ठीक, तो ये सभी संबंधित हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था के इतिहास से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यह आपको शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है, इससे आपको यहाँ सही उत्तर देना है। ठीक, तो सही उत्तर को आपको बताना है यहाँ। तो देखिए कलचुरी शासन काल में राजतंत्रात्मक गढ़ व्यवस्था था। तो कलचुरी शासन राजतंत्रात्मक था, गढ़ व्यवस्था, तो ये सही हो गया। मराठा काल में गढ़ व्यवस्था को परगना पद्धति में पुनर्गठित किया गया। तो देखिए मराठा काल में इसका परगना पद्धति का शुरुआत जो है मराठा काल में किया गया था। तो ये भी जो है सही ले सकते हैं आप। इसका आंसर जो है इसका परगना पद्धति का जो है क्या, ये भी जो है सही है। उसके बाद जो देखिए तीसरा क्या दिया गया है? ब्रिटिश काल में परगना पद्धति को तहसील व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया। तो परगना पद्धति को तहसील व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया था। तो ये जो है इसका सही नहीं, इसका कौन सा परगना पद्धति में पुनर्गठित किया गया था? तो ये भी जो है सही है। सॉरी, परगना पद्धति को इसमें तहसील व्यवस्था, तो तहसील व्यवस्था की शुरुआत जो है ब्रिटिश काल में किया जाता है। तो ये भी जो सही हो जाएगा। राजतंत्र में गढ़ व्यवस्था की परगना पद्धति में परिवर्तित किया मराठा काल में, और ब्रिटिश काल में जो है इसे तहसील व्यवस्था में परिवर्तित किया गया। तो ये तीन आपको याद हो गए। उसके बाद देखिए 1855 में पहले 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और सिरपुर, रायपुर, रतनपुर और सिरपुर बने थे। तो देखिए यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले जो है बना हुआ था 1854 में। तो ये जो है 1854, तो देखिए 1854 में 3 तहसील बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? एक रायपुर रहता है, रतनपुर रहता है और तीसरा कौन सा रहता है? तीसरा जो है धमधा। 3 तहसील जो है बनाए जाते हैं। ठीक, रायपुर, रतनपुर और धमतरी बनते हैं। उसके बाद फिर धमतरी, उसके बाद फिर 2 और बनते हैं, धमधा और नवागढ़। नवागढ़ और धमधा बनाया जाता है। तो जो धमधा बाद में जो है दुर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये जो है तहसील व्यवस्था रहता है। अगला देखिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन में संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है आपको। तो यह राज्य प्रशासन से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देना है।
तो देखिए राज्य प्रशासन में 22 सचिवालय विभागीय हैं, तो 22 सचिवालयीन विभाग हैं। उसमें देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक, तो 22 सचिवालयीन विभाग है छत्तीसगढ़ में, तो ये सही है। राज्य प्रशासन में 48 प्रशासकीय विभाग है, तो सचिवालयों की संख्या कम है और प्रशासकीय विभाग की संख्या ज्यादा है। तो 22 जो है सचिवालय है उसके अंतर्गत जो है 48 विभाग आते हैं। राज्य प्रशासन में विभाग के आवंटन की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करना अनिवार्य होता है, तो ये भी सही है। कोई भी विभाग अगर आवंटित किए जाते हैं तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है, तो ये भी जो है सही है। ठीक, देखिए यहाँ जो है 22 सचिवालय है और 48 प्रशासकीय विभाग है। तो यहाँ एक जो सचिवालय होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है एक से अधिक जो है प्रशासकीय विभाग कार्य कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे गृह मंत्रालय का सचिवालय है, मान सकते हैं गृह मंत्रालय का सचिवालय है, उसके अंतर्गत आप जेल को भी ले सकते हैं, जेल को, होमगार्ड और गृह विभाग, तो ये तीनों जो है इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो ये जो है इसी प्रकार के बहुत सारे विभाग हैं, उनके अंतर्गत जो है अलग अलग प्रशासकीय विभाग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार जो है 48 हो गया है इनकी संख्या और 22 जो है सचिवालय की संख्या है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, बताओ सभी जो है सत्य है। छत्तीसगढ़ में के लोकसभा के सदस्य और उनके निर्वाचन क्षेत्र में से कौन से सही नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है। तो चुनाव से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो लोकसभा क्षेत्र और उनके निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है, देखिए कमलेश, तो ये लोकसभा से संबंधित है। तो देखिए कमलेश जांगड़े, तो कमलेश जांगड़े ये सभी जो है, ये कमलेश जांगड़े ये इनका चुनाव क्षेत्र जांजगीर, तो ये सही है। तो ये तीन महिलाएं जो है चुनी गई हैं लोकसभा सदस्य के रूप में इस वर्ष, तो इनमें से जो है कमला जांगड़े भी एक है। तो इनका क्षेत्र कौन सा रहेगा, तो इनका क्षेत्र है जांजगीर। ठीक, और दूसरा देखिए संतोष पांडे, तो संतोष पांडे इनका क्षेत्र राजनांदगांव है, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा देखिए चिंतामणि महाराज, इनका क्षेत्र सरगुजा है। तो देखिए गोमती साहब, तो गोमती साहब जो है नहीं चुनी गई है इस बार, लोकसभा क्षेत्र से नहीं चुनी गई है, ये जो है विधानसभा, तो विधानसभा क्षेत्र में चुनी गई है ये। ठीक, गोमती साय, तो ये महासमुंद क्षेत्र से जो है चौधरी, इनके जो महासमुंद क्षेत्र है इस क्षेत्र से जो है कौन चुनी गई है, तो रूप कुमारी चौधरी, तो रूप कुमारी चौधरी जो है यहाँ से सांसद चुनी गई है। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इस मध्यकालीन इतिहास के संबंध में पूछा गया है। यहाँ देखिए, तो मध्यकालीन इतिहास के संबंध में आपको क्या बताना है, यहाँ कालक्रम अनुसार आपको जमाना है। तो देखिए यहाँ जो है क्या क्या दिए गए हैं, तो कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम को हराया, तो जाजल्यदेव प्रथम हो गए यहाँ। उसके बाद देखिए राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किनके द्वारा किया गया है, तो इसके यहाँ जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के जो है उसके सेनापति जगपाल द्वारा किया जाता है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय, तो पृथ्वीदेव द्वितीय जो है इनके बाद ही आते हैं। गयकर्ण का दक्षिण कौशल पर आक्रमण, तो गयकर्ण का दक्षिण कौशल पर आक्रमण किस समय होता है, तो यह आक्रमण जो है रत्नदेव द्वितीय के समय होता है, रत्नदेव द्वितीय के समय होता है। तो इसी के आधार पर आप क्रम जमाएंगे, तो जाजल्यदेव प्रथम पहले आते हैं, फिर रत्नदेव द्वितीय आते हैं, फिर उसके बाद ये, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, तो 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 3 2 किसमें है, ऑप्शन बी में है। चलिए अब अगर देखिए कलचुरी शासन व्यवस्था में महाधर्माधिक काणिक, तो देखिए महाधर्माधिक काणिक ये जो धार्मिक प्रमुख होते थे, तो इनका जो है किससे संबंधित है, तो ये किस चीज से संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए ये धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजक होता था, धर्मशास्त्र के ज्ञाता और महाराजा के सलाहकार, राजंसी मंदिरों के पुजारी, इनमें से कौन रही। देखिए ये जो है मंत्रिमंडल में होता है, कलचुरी शासक के मंत्रिमंडल के अधीन जो है ये, तो जो धार्मिक विभाग है उसके प्रमुख होते हैं। तो धार्मिक विभाग के जो प्रमुख है उसके क्या रहेगा, धर्मशास्त्र के ज्ञाता रहेंगे, तभी उनको बनाया जाएगा। और दूसरा ये राजा को सलाह देंगे, तो धार्मिक मामलों पे जो है सलाह देते थे, तो ये इनका मुख्य काम रहेगा, ना कि धार्मिक अनुष्ठान और आयोजक। ये इनके जो है इनके नीचे जो कार्य करने वाले हैं वो करते, ये जो है मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के ज्ञाता और राजा को सलाह देते हैं। ठीक, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी राज की रचना की है। तो देखिए भारत में अंग्रेजी राज, यह जो है पुस्तक था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखा गया पुस्तक था, तो इसकी रचना किनके द्वारा किया गया बताइए। मैथिली शरण गुप्त, सुंदरलाल तपस्वी, पंडित माधवराव सप्रे या ई राघवेंद्र राव। तो देखिए यह पुस्तक जो है सुंदरलाल तपस्वी, तो ये जो है राय बहादुर सुंदरलाल तपस्वी, ये सुंदरलाल शर्मा नहीं है, याद रखेंगे, ये सुंदरलाल तपस्वी है। तो इनके द्वारा लिखा गया था, और ये जो है कहाँ के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी थे, उनके द्वारा जो है लिखा गया था भारत में अंग्रेजी राज, और इसे जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इसे जो है प्रतिबंध कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और प्रतिबंध जो ग्रंथ है उसको जो है पढ़ने के लिए, यह जो है जो पढ़ा गया था आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत जगह जो है इस पुस्तक को पढ़ा गया। मुंगेली में जैसे पढ़ा गया था, मुंगेली बिलासपुर में हो गया, तो यहाँ राजनांदगांव में, इन सब क्षेत्रों में जो है भारत में अंग्रेजी राज यह पुस्तक पढ़ा गया था, और जागृति जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया था। तो इसके लेखक कौन थे, सुंदरलाल तपस्वी।
अगला देखिए 2023-24 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है। तो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय आपको क्या बताना है, प्रचलित भाव में बताना है। यहाँ प्रचलित भाव में जो है छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है, तो 1,47,361। तो 1,47,361 जो है इस वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय रहा है छत्तीसगढ़ का। वही भारत की जो है देखें तो भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय 1,85,884 रहा है। 1,85,884 जो है भारत में रहा है प्रति व्यक्ति आय, ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर। और छत्तीसगढ़ में जो है 1,47,361। चलिए अगले देखिए, पद्मश्री सम्मानित जागेश्वर यादव ने किस जनजाति के उत्थान के लिए कार्य किया है। तो जागेश्वर यादव द्वारा कौन सा जनजाति के उत्थान के लिए कार्य किया गया है, तो कौन सा, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिए इसीलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसका वृद्धि प्रतिशत स्थिर भाव पर सर्वाधिक रहा है। तो इस वर्ष जो है 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है किसका वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, तो हम पहले भी चर्चा किए थे। तो निर्माण क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत 9.89% सर्वाधिक रहा है वृद्धि प्रतिशत। वही सबसे कम किसका रहा है, रेलवे क्षेत्र का सबसे कम रहा है -2.17% वृद्धि क्षेत्र रहा है, सबसे कम रेलवे क्षेत्र और सबसे ज्यादा निर्माण क्षेत्र का। चलिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित पर्व महोत्सव के संबंध में विचार कीजिए। तो यहाँ आपको क्या सही कथन देना है, कथन दिए गए होंगे पढ़ के। तो देखिए ये जनजाति के प्रचलित पर्व के संबंध में है। तो नई फसल के आने पर भाद्र माह में गोंड जनजाति द्वारा नवाखानी पर्व आयोजित किया जाता है। तो नवाखानी पर्व, इसे नवाखाई भी कहते हैं, तो यह आयोजित किया जाता है। तो ये जो है सत्य है। तो ये किसके, भाद्र माह में गोंड जनजाति द्वारा। उसके बाद देखिए चैत्र माह में उराव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व में प्रकृत्यात्मक रूप से शिव और पार्वती का विवाह कराया जाता है। तो ये गलत है। तो देखिए चैत्र माह में होता है उराव जनजाति का सरहुल पर्व, ये सही है, परंतु शिव पार्वती का विवाह नहीं कराया जाता है। उसका जो है मुख्य कारण क्या रहता है, सरहुल पर्व में साल वृक्ष में जो है पुष्प आने के उपलक्ष्य में जो है क्या किया जाता है, सरहुल पर्व आयोजित किया जाता है। तो शिव पार्वती किसमें होता है, सुवन नृत्य या गौरा गौरी जो पर्व होता है उसमें जो है शिव पार्वती विवाह किया जाता है। तो इसमें केवल एक जो है सही हो जाएगा। तो केवल एक कौन सा में, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र एवं गीत पर विचार कीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र एवं गीत हैं, तो इनके संबंधी कथन दिए गए हैं। यहाँ भी आपको सही कथन पूछा गया है। देखिए नगाड़ा व मुंडा बाजा एक मुखी वाद्य यंत्र है। तो आप वाद्य यंत्र को मैं अच्छी डिटेल से पढ़ाया था आपको छत्तीसगढ़ के संबंध में, तो आपको पूरा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नगाड़ा और मुंडा बाजा तो ये क्या होते हैं, एक मुखी वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक। और कौन से बाद आपके वितत, तो वितत प्रकार के अंतर्गत वितत में एक प्रकार के एक मुखी वितत वाद्य यंत्र है, ठीक। तो नगाड़ा भी रहता है और मुंडा बाजा भी रहता है। तो ये दोनों सही है। मुंडा बाजा गढ़वा बाजा रहता है उसे कहते हैं। उसके बाद देखिए भरथरी गायन में एक तारा व सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। भरथरी गायन में एक तारा और सारंगी का प्रयोग। गढ़वा बाजा को बजाने वाले को भटनायक कहते हैं। तो ये गलत है। गढ़वा बाजा को बजाने वाले को भटनायक नहीं कहा जाता है। भटनायक कौन होते हैं, तो ये जो है हम किसमें पढ़े हैं, परजा जनजाति। तो परजा जनजाति में जो है जो धार्मिक शुद्धिकरण वाले कार्य करते हैं, तो शुद्धिकरण कार्य करने वाले जो उनके क्या रहते हैं, शुद्धिकरण कार्य वाले पुरोहित रहते हैं, उन्हें भटनायक कहा जाता है, न कि गढ़वा बजाने वाले को। तो ये जो है गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही है। तो 1 और 2 सही है। तो आप इससे संबंध में याद रखेंगे भटनायक कौन होते हैं, तो परजा जनजाति में शुद्धिकरण करने वाला जो पुरोहित होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, भटनायक कहते हैं। और एक और फैक्ट है जानी। तो जानी क्या है, परजा जनजाति में जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है जानी कहा जाता है, ठीक। तो ये दोनों परजा जनजाति से संबंधित है। चलिए अब अगले जो है अब यहाँ 50 क्वेश्चन जो है हमारे छत्तीसगढ़ जीएस के हो गए। सीजीजीएस के जो है 50 क्वेश्चन हम यहाँ कर लिए हैं, ठीक। अब अगला 50 क्वेश्चन हम जो है इंडियन जीएस के करने वाले हैं। तो अगले 50 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ लिए गए हैं, बहुत बारीकियों से तैयार किया गया है। जिस स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी स्तर पे हैं। अगर आपको यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है सत्य कथन। तो सत्य कथन आपको बताना है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और 3 पिटक कौन से हैं, तो यहाँ कौन से 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक होते हैं। उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। तो पहला कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन देखिए, विनय पिटक का संकलन आनंद द्वारा किया गया है। तो विनय पिटक का संकलन जो है आनंद द्वारा किया गया है, तो ये गलत है। तो विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा, उपाली द्वारा किया गया है, ठीक। तो उपाली द्वारा किया गया है विनय पिटक का संकलन। और वही जो है आनंद द्वारा कौन सा किया गया है, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक का संकलन जो है इसके द्वारा किया गया है, आनंद के द्वारा, ठीक। तो ये जो है दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों के लिए भी सुत्त पिटक का संकलन आनंद किए हैं, विनय पिटक का संकलन उपालित किए हैं, अभिधम पिटक का संकलन जो है मोगली पुत्र तीस द्वारा किया गया है। तो इन तीनों को याद रखेंगे आप।
अगला देखिए, यहाँ आपको क्या बताना है, असत्य कथन। तो यहाँ मौर्य साम्राज्य के संबंध में दिया गया है, आपको असत्य कथन पहचान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 326 ईसा पूर्व में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये दिया गया है। दूसरा देखिए, मौर्य शासक बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये भी जैन धर्म दिया गया है बिंदुसार के लिए। पुराणों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, तो पुराणों को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, तो ये भी जो है गलत है। तो देखिए, असत्य पूछा गया है तो तीनों असत्य होगा, तो इनमें से जो है कोई नहीं, तीनों जो है असत्य हैं, तो तीनों असत्य हो जाएंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब किया गया था, तो इनका राज्याभिषेक जो है 322 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। और जो है बिंदुसार जो है कौन से धर्म से अनुयायी थे, तो ये जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये जो है आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार। जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य थे और बौद्ध धर्म के अशोक थे। और अशोक का नाम पुराणों में अशोक का नाम दिया है, क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, अशोक वर्धन नाम मिलता है पुराणों में। और इनका देव नाम प्रियदर्शी, इनके जो प्रमुख अभिलेख है उसमें इनका नाम जो है देव नाम प्रियदर्शी लिखा गया है। ठीक, तो ये जो है सभी आप याद रखेंगे, तीनों यहाँ गलत है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में आप सत्य कथन चुनना है आपको, यहाँ सत्य कथन चुनना है आपको। तो देखिए, ये जो है संगमकालीन संबंधित राष्ट्रवंशों से हैं। दक्षिण के राष्ट्रवंश है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो दंती द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया गया है, तो ये सही हो गया। इस वंश के शासक अमोघ वंश ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की है, तो कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ जो है अमोघ वर्ष द्वारा लिखा गया है, तो ये भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो है 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इन फैक्टों को आपको याद रखना है अगर आप इतिहास में नहीं पढ़े हैं तो। चलिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर आपको विचार करना है असत्य कथन। तो असत्य कथन आपको बताना है। देखिए, चोलकालीन प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को सिरिदन्नम कहते हैं। तो देखिए, चोलकालीन प्रशासन से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो हम जब इतिहास के प्रश्न किए थे तो उसमें भी हम बहुत सारा प्रश्न जो है चोलकालीन प्रशासन से कराए हैं। तो यहाँ भी जो है वहां से प्रश्न देखिए, तो चोलकालीन जो प्रशासन है उसमें उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं इसे सिरुदमनम, तो सिरुदमनम कहते थे, तो ये गलत है। तो उच्च श्रेणी के अधिकारी को जो हम क्या कहते हैं, पेरुन दमनम कहते थे, पेरुन दमनम कहा जाता था चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को, और वही निम्न श्रेणी के अधिकारी को जो है सिरिउ दमनम कहा जाता था। तो असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका दोनों जो है असत्य हो जाएंगे। और ऐसे देखिए, तीसरा, चोलकालीन प्रशासन में सबसे छोटी इकाई उर हुआ करता था, तो ये जो है सबसे छोटी इकाई है, ग्राम के स्थान पर जो है उर जो है यहाँ सबसे छोटी इकाई हुआ करता था चोलकालीन प्रशासन में। तो ये तीसरा जो है सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है असत्य है, असत्य पूछा गया है। तो अगला देखिए, दक्षिण भारत में आने वाली विदेशी यात्री तथा शासकों के नाम सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ विदेशी यात्री किन काल में आए थे उसे आप देख सकते हैं। तो ये हम जो है पढ़े थे, हमारा जो शॉर्ट में इतिहास पढ़े हैं उसमें भी आप इसको देखे ही होंगे। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम इसे पढ़े थे। तो ये जो है कौन से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत के शासक हैं। तो देखिए, निकोली कुंटी किनके शासनकाल में आए थे, तो निकोली कुंटी जो है यह किनके शासनकाल में आए थे, तो ये जो है देवराय प्रथम के काल में आए थे। और वही जो है अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक ये किनके शासनकाल में आए थे, ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। और नुनीस जो है अच्युतर देवराय के शासनकाल में आते हैं। तो इनको याद रखना है, निकोला कुंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, और नुनीस जो है अच्युतर देवराय के शासनकाल में आए थे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ सत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, पहला देखिए, पहला कथन दिया गया है, शिवाजी ने 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम तोरण किले पर अधिकार किया था। तो तोरण के किले पर सर्वप्रथम 1946 में अधिकार किया था, तो ये सही कथन है शिवाजी के संबंध में। शिवाजी का राज्याभिषेक बालाजी भट्ट द्वारा किया गया था, तो ये कहाँ गलत हो जाएगा। तो बालाजी भट्ट जो है इनका शासनकाल बाद में आता है। बालाजी भट्ट जो है पेशवाओं की जो पहले बनते हैं, तो पेशवा में जो है सबसे प्रमुख पेशवा के रूप में बालाजी भट्ट जो है बाद में बनते हैं। उसके पहले जो है शिवाजी के समय जो है कौन रहते हैं, तो शिवाजी के समय जो राज्याभिषेक करने वाले जो भट्ट रहते हैं उनका नाम है गंगाधर भट्ट। तो गंगाधर भट्ट द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो इसका दूसरा कथन जो है असत्य हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, तो ये सही है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, रामदास था। तीसरा, 1 और 3 जो है सही है। तो 1, 3 किसमें दिया गया, ऑप्शन सी में। अगर देखिए, यहाँ आपको सम्मिलित करना है, कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। तो इन को आपको बताना है कौन कौन से अधिनियम के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको मैं पढ़ा ही हूँ इसको। देखिए, तो इसमें जो है 1896, तो 1896 का था, उसका किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो 1896 का अधिवेशन ये जो है रहमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। 1891 यह जो है किनके द्वारा किया गया, पी आनंद चार्लू, तो पी आनंद चार्लू द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था 1891 का। वही देखिए आप 1936 का जो है अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। 1936 का पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1919 का जो है अधिवेशन उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। तो आप इन सबको याद रखेंगे। चलिए, महात्मा गांधी चौराचौरी घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो चौराचौरी घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है, तो 5 फरवरी 1922। तो 5 फरवरी 1922 को लिया जाता है। तो 1922 आप याद रखेंगे कब, 5 फरवरी 1922 को। तो फरवरी 1922 यहाँ दिया गया है।
चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त किसमें दिया गया है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है और पुरुष सूक्त में ही जो है वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था को दिया गया है। तो ये ऋग्मंडल के 10वें मंडल में स्थित है, 10वें मंडल में, ठीक, यही वर्ण व्यवस्था को दिया गया है, 4 वर्णों में जो वर्गीकृत किया गया है, ठीक। धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है धन का निष्कासन सिद्धांत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर पढ़ के आपको सत्य कथन बताना है, सत्य कथन पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कथनों को। तो विंध्यन श्रेणी, तो ये जियोग्राफी का प्रश्न है। तो विंध्यन श्रेणी विंध्यन, कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप में विस्तृत है। तो ये 3 श्रेणी विंध्यन, कैमूर और भांडेर के रूप में विंध्यन श्रेणी पाया जाता है। इसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। तो विंध्यन के दक्षिण में जो है क्या है? नर्मदा है। इस घाटी में चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी इस घाटी से नहीं निकलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा जो है गलत हो जाएगा, ये तीसरा गलत है, विंध्यन श्रेणी से नहीं निकलता है। 1 और 2 इसके सही है। चंबल घाटी कहाँ से निकलता है? तो चंबल घाटी मालवा के पठार से निकलता है। तो मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम होता है। सम्मिलित कीजिए, यहाँ स्थान दिए गए हैं उसके मुख्यालय। तो स्थानों के मुख्यालय दिए गए हैं, संस्था है उसके मुख्यालय। देखिए यहाँ प्रमुख संस्थाओं के मुख्यालय आपको सम्मिलित करना है। तो आप देख सकते हैं, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला का मुख्यालय बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, तो ये कहाँ है? कहाँ होता है सबसे ज्यादा गन्ना? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा गन्ना, तो वहाँ है, लखनऊ में है सबसे गन्ना अनुसंधान संस्था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, तो तंबाकू सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ? राजमुंदरी में है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दिए गए हैं आपको सत्य कथन, आपको बताना है दिए गए कथनों में से सत्य कथन। वर्ष 2011 के जनगणना में बेंगलुरु दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। तो बेंगलुरु दूसरे नंबर पर रखा गया है, तो ये गलत है। तो पहले नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल के कोलकाता है, कोलकाता शहर है। फिर तीसरे नंबर पे है बेंगलुरु, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु है। तो उसके बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा हो जाता, तो ये जो है दूसरा दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रहा है। तो 17.64% रहा है, ये सही है जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये जो है पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या सत्य कथन पूछा गया, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तांगखुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए तांगखुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये जो है मणिपुर में है। तो मणिपुर में भी देखें कुकी जनजाति रहते हैं, मैतई और कुकी जनजाति रहते हैं। उसमें जो है यहाँ की सबसे प्राचीन जनजाति है तांगखुल। तो तांगखुल जनजाति भी जो है मणिपुर की है जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है मणिपुर की। अगला देखिए, सम्मिलित करना है। यहाँ रेलवे मंडल दिया गया है उसके मुख्यालय, तो रेलवे मंडल उसके मुख्यालय को आपको नाम सम्मिलित करना है। तो चलिए यहाँ जो है सम्मिलित करते हैं रेलवे मंडल उसके मुख्यालय को, नाम को। तो देखिए यहाँ जो है क्या क्या ऑप्शन दिया है उसके आधार पर आपको सम्मिलित करना है। तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का रेलवे मंडल कौन सा होगा? तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा है? तो जो राजस्थान में स्थित है जयपुर में, तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है मतलब उत्तर पश्चिम। तो पश्चिमी क्षेत्र में है राजस्थान, तो इसमें उत्तर पश्चिम में है जयपुर। उसके बाद देखिए मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन सा आता है? तो मध्य रेलवे अंतर्गत आता है मुंबई। तो मुंबई जो है मध्य रेलवे में आता है इसका मुख्यालय। और वही पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व उत्तर, तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो वह गोरखपुर में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण में पश्चिम में कौन सा है? पुणे, तो महाराष्ट्र का पुणे। तो ये पुणे जो है किसमें आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। तो इस प्रकार जो है आप सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, असत्य कथन चुनना है आपको। यहाँ देखिए सतपूर्णा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो सतपूर्णा पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है, तो आप इसका आंसर सतपूर्णा भी ले सकते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच मुख्य सीमा है मैकल श्रेणी द्वारा बनाया जाता है। और मैकल श्रेणी जो है किसका हिस्सा है? तो सतपूर्णा श्रेणी का ही हिस्सा है। तो आप इसे भी आंसर ले सकते हैं सतपूर्णा श्रेणी को। अगर मैकल श्रेणी ऑप्शन में रहे और सतपूर्णा भी दोनों रहे तो मैकल श्रेणी इसका आंसर रहेगा, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा निर्धारण में पूछा जाए तो, ठीक। तो इससे भी आप आंसर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मालवा का पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। तो मालवा पठार को हड़ौती का पठार कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो ये भी जो है इसके लिए ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है हड़ौती पठार इसे नहीं कहा जाता, मालवा पठार को नहीं कहा जाता है हड़ौती पठार। तो हड़ौती पठार किसे कहा जाता है? यहाँ क्या पूछा गया? पहले देखिए असत्य पूछा गया, असत्य पूछा गया है, तो ये सही है। मालवा पठार को ही जो है हड़ौती का पठार कहा जाता है, ठीक। तो मालवा का पठार राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। और सतपूर्णा पर्वत जो है ये इसका क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा। तो इनमें से उत्तर कहा ना एक, ना ही तो एक और ना ही दो आएगा। अगर इसका अगर आप सतपूर्णा को अगर माइकल्स को अगर आंसर लेंगे तो इसका आंसर सिर्फ एक होगा, क्योंकि यह असत्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी अगर सत्य लेना है तो आपको सत्य लेना है, इसका सही आंसर आपको डी लेना है, न तो एक और न ही दो, ठीक। तो हड़ौती पठार तो मालवा के पठार को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ और इसके मध्य प्रदेश के बीच जो सीमा बनाता है वो माइकल श्रेणी है। और माइकल श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपूर्णा पर्वत श्रेणी का। तो ये भी इसका सही हो जाएगा।
भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम जो है आयात शुल्क, तो आयात शुल्क के माध्यम से जो है हम व्यापार घाटे को कम कर सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित कथन पर विचार कर आपको सत्य कथन बताना है। तो इसमें से आपको सत्य कथन को पहचान करना है। गिग शब्द सामान्य अर्थ है एक निश्चित समय अवधि के लिए रोजगार। तो देखिए गिग शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? एक निश्चित समय की अवधि के लिए रोजगार, ये गिग शब्द कहलाता है। ठीक, तो गिग यह है एक निश्चित समय के लिए अवधि के लिए रोजगार देना, तो ये सही है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2023 को अपनी पहली डिजिटल करेंसी ई-रुपये को जारी किया गया था। तो 1 नवंबर जारी किया गया था, परंतु ये देखिए वर्ष जो है 2022 में, तो 2022 में जारी कर दिया गया था डिजिटल ई करेंसी को। तो 1 नवंबर 2022 से जारी किया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 1892 में भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में सत्य कथन। तो यहाँ से अब पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में आपको सही कथन बताना है आपको। तो सही कथन पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है सही कथन कौन कौन से हैं आपको छांटना है। देखिए इस अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है इस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये गलत दिया गया है। ये जो है 1861 का अधिनियम था, जो 1861 का अधिनियम था उसके तहत जो है विभागीय प्रणाली की प्रारंभ किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी गई थी। तो प्रतिनिधि सरकार की नींव जो है इस अधिनियम के तहत रखा गया था, तो ये जो है सही कथन है। इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने की और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही है। 1892 के अधिनियम द्वारा जो है बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार जो है पहली बार दिया गया भारतीयों को। तो जो है इसका 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे, एक जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि विभागीय प्रणाली सबसे पहले 1861 का जो अधिनियम था उसमें जारी किया गया था। अगला देखिए निम्नलिखित कथन पर आपको असत्य कथन। तो यहाँ असत्य कथन आपको बताना है। देखिए असत्य कथन, भारतीय संविधान की उद्देशिका और मौलिक अधिकार आर्थिक न्याय से संबंधित उपबंध करते हैं। तो यहाँ असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए उद्देशिका में तो क्या दिया गया है? आर्थिक न्याय दिया गया है, परंतु मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय नहीं दिया गया है। तो मौलिक अधिकार में यह जो किसमें दिया गया? डीपीएसपी में दिया गया है जो आर्थिक न्याय है वो उसके संबंध में। ठीक, तो उद्देशिका और डीपीएसपी में दिया गया है आर्थिक न्याय के संबंध में। बेरुवारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। तो बेरुवारीवाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, तो देखिए इसमें भी गलत है। तो बेरुवारीवाद में नहीं, इसमें संविधान को किसमें जो केशवानंद जो भारतीय केस था उसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना गया था। तो ये जो है इसका गलत हो जाएगा। तो दोनों जो है इसके गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो सकता है? तो सैन्य अधिनियम लागू करने के लिए जो है किस क्षेत्र को किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 34। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि किसी क्षेत्र में जो है सैन्य अधिनियम, तो जो मिलिट्री कानून रहता है उसे लागू करने जो है अनुच्छेद 34 के तहत किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो असत्य कथन यहाँ चयन करना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक, तो ये स्थायी सदन है तो इनका कार्यकाल नहीं रहता, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष रहता है, सदस्य का कार्यकाल रहता है, परंतु राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। तो देखिए 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पदमुक्त, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में जो है मुक्त होते हैं, 2 वर्ष में जो है पदमुक्त होते हैं, फिर नए सदस्य जुड़े जाते हैं। तो प्रति 1/3 सदस्य, तो 1/3 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है कभी भी राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं रहेंगे, ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ठीक, तो ये भी जो है क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो असत्य पूछा गया है, तो ये तीनों असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ निम्नलिखित कथन पर सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ सत्य कथन कौन सा होगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा त्यागपत्र किन्हें? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है उसकी शपथ किनके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए पहले तो आपको पहला दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है दिया गया है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो किन्हें देते हैं? उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं अपना त्यागपत्र। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाया जाता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेता। इनके शपथ के संबंध में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा इन्हें सदस्य जो है सदस्य को दिया जाएगा। तो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाया जाएगा, परंतु अध्यक्ष के रूप में नहीं। तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएंगे। ये दोनों कथन गलत हो गए। किसी विधेयक को धन विधेयक की प्रमाणित करना लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य है। तो ये जो है सही है। तो तीसरा सही है, 1 और 2 जो है गलत है। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत गणराज्य की वरीयता क्रम को दर्शाता है? तो भारतीय गणराज्य में वरीयता क्रम के आधार पर अगर जमाने पूछा जाए तो इसमें देखिए वरीयता क्रम में किनका क्रम जो है पहले आएगा। तो सबसे ऊपर कौन रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में उपराष्ट्रपति रहते हैं। उपराष्ट्रपति उसके बाद जो है प्रधानमंत्री रहते हैं तीसरे नंबर पे। तो यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए 2 1 हो गया। उसके बाद देखिए कौन रहते हैं? फिर राज्यपाल रहते हैं। राज्यपाल के बाद जो है पूर्व राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल जो रहते हैं मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के समान जो है मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, अर्थात ये 4 आ जाएगा। तो किसमें दिया गया है? ये बी। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और जो है भारत रत्न धारक, तो भारत रत्न एक प्राप्तकर्ता व्यक्ति जो है इसमें, तो भारत रत्न एक ऐसा वार्ड है जिसको जो है प्रोटोकॉल में स्थान दिया गया है। तो वरीयता क्रम में जो है भारत रत्न को स्थान दिया गया है। तो इसका क्रम कौन सा? 7 के जो है अलग से खंड बनाया गया है, ए करके 7 उसमें जो है क दिया गया है, उसी में जो है ये भारत रत्न धारक को रखा गया है 7वें में वरीयता क्रम के। तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वरीयता क्रम को। अगला देखिए यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके संबंध बताना है आपको। तो कौन से अनुच्छेद का संबंध किनसे है आपको यह बताना है। देखिए अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 क्या देता है? यह वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 76 आप कई बार इसे पढ़ा होंगे। तो ये जो है महानिवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है महानिवादी की नियुक्ति। वही 1972 इसमें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में है। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा के अधिकतम 122 सदस्य होने के बाद कहा गया है। तो राज्यसभा का जो है वो जो प्रावधान किसमें किया गया है? राज्यसभा का जो गठन किया जाता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो इनको आप सम्मिलित करके आप सही याद रखेंगे। अगला देखिए यहाँ सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये सही है। श्यानता की एसआई इकाई जो है पॉइज होती है। तो श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होती है। तो ये दोनों भी सही है। तो श्यानता का पॉइज रखेंगे और विद्युत आवेश का तो आपको पता है, तो दोनों जो है सही हो जाएंगे। अब यहाँ आपको असत्य कथन चयन करना है, असत्य कथन बताना है आपको। तो देखिए असत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो देखिए पहला दिया गया है पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है। तो ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है घटता है, ठीक, घटता है, याद रखेंगे। ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है घटता है। सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण किसमें रहता है? और यहाँ रहता है जो बीच है मध्य में, उसमें ऊपर जाएंगे तो आपको कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी कम हो जाएगा, ठीक। सर्वाधिक जो है वहां रहता है। जब लिफ्ट, तो देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही होती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी सही है। तो दूसरा भी सही है। एक समान गति से अगर कर रहा है लिफ्ट में गति, तो वह जो है उसके व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो ये जो है सही हो जाएगा और एक जो है गलत हो जाएगा। एक गलत क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कमी आती है, तो कमी आती है, याद रखेंगे। चलिए नीचे देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको और असत्य कथन बताना है। असत्य कथन पूछा गया है, याद रखेंगे। ये सबको जो सत्य पूछा है असत्य, इन सब चीजों को आपको बारीकी से ध्यान देना है। चलिए तो अब देखते हैं हम पहला क्या दिया गया है कथन। तो ये पहला है पानी से भरी किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का प्रकाश के विवर्तक के कारण ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो इसके पीछे क्या भारी जो पानी में भरा हुआ बर्तन है उसमें सिक्का रखे रहते हैं, तो उसमें जो है विवर्तन का कारण क्या रहता है? तो किसके कारण से वो दिखाई देता है? देखिए यह जो है विवर्तन के कारण नहीं दिखाई देता है, ये इसमें प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो है सिद्धांत कार्य करता है। तो इसमें व्यतिकरण की जगह क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है ये। दरवाजे के छिद्र से आने वाली प्रकाश का फैलना प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। तो ये जो है सही हो जाएगा। प्रकाश के विवर्तन के कारण दरवाजे के छिद्र से प्रकाश फैलता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ आपको सत्य कथन देना है। आपको सत्य कथन, दूध में किण्वन द्वारा दही बनाने को में लैक्टिक अम्ल का बनता है। तो दूध में किण्वन द्वारा अगर हम दही बनाते हैं तो उसमें हाँ जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। सत्य कथन आपको बताना है कोल्ड ड्रिंक का खट्टा और तीखा स्वाद फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये भी सही है। फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है कोल्ड ड्रिंक जो है खट्टा या तीखा होता है, और वही दूध के किण्वन के कारण जो है लैक्टिक अम्ल बनाता है। दूध का से दही में बनना जो है लैक्टिक अम्ल के बनता है, ठीक। तो ये जो है दोनों सही कथन है। अगला देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कर और असत्य कथन चुनना है। तो यहाँ असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है? लाइकेन सहजीविका का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शैवाल एवं कवक परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो लाइकेन जो है सहजीविता का सर्वोच्च उदाहरण है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? यहाँ असत्य पूछा गया है, तो ये जो है सही कथन है, ठीक। लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है। उसके बाद देखिए इसमें लाइकेन के अध्ययन को वैज्ञानिक शाखा लाइग्नोलॉजी कहलाता है। तो ये अध्याय सही दिया गया है। तो लाइकेन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? लाइग्नोलॉजी कहलाता है। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ जो है क्या दिया गया है इसको नहीं देखना है आपको। आंसर जो है डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन जो है सत्य है। लाइकेन और लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइग्नोलॉजी। चलिए अगला देखिए आप, यहाँ आपको सम्मिलित करना है रोग और उससे संबंधित
संबंध, तो कौन से रोग से संबंधित क्या है आपको देखना है। तो देखिए गठिया रोग, निमोनिया, रिकेट्स और टीटेन, ये जो इनका संबंध किनसे रहता है, देख सकते हैं आप। रिकेट्स, जैसे रिकेट्स रोग जानते हैं आप, तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है और इससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर, तो हड्डियां कमजोर कर देती है रिकेट्स रोग के कारण। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का जो होगा एक हो जाएगा। तो सी का एक किस में दिख रहा है, तो सी का एक जो है आपको डी में दिख रहा है। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए गठिया रोग के कारण जो है जोड़ों में सूजन, तो जोड़ों में सूजन जो है गठिया रोग की वजह से होता है। निमोनिया तो एक श्वसन संबंधी रोग है, निमोनिया जो है श्वसन संबंधी रोग है, तो ये श्वसन रोग है, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखिए टिटैनी यह क्या रोग है, मांसपेशियों का खिंचाव, तो इसे मांसपेशियों का खिंचाव हो जाता है टिटैनी रोग से। तो इन रोगों के नाम उससे संबंधित तथ्य याद रखना है। अब देखिए कर्म के सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म से सिद्धांत किसमें दिया गया है, न्याय से मीमांसा, वेदांत और वैश्विक, तो ये मीमांसा दर्शन में दिया गया है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन में दिया गया है। अगला देखिए हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की है, तो ये गलत हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है इनके द्वारा नहीं किया गया है, यह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है, तो ये जो है सही हो गया। तो बताइए आपका देवी चंद्रगुप्तम की जो है रचना किनके द्वारा किया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे, तो कमेंट करके बताएंगे, इसे कई बार हम जो है पढ़े हैं इसे देवी चंद्रगुप्तम की रचना को। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन चुने, तो देखिए यहाँ जो है अब करंट अफेयर से संबंधित है, वो भी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से, तो देखिए इसके संबंध में आपको सही उत्तर देना है। प्रोबो 3 मिशन के अंतर्गत 2 उपग्रह कोरोनोग्राफ और अक्टूलर को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया है, तो प्रोबो 3 मिशन भेजा गया है इसरो द्वारा, इसमें कोरोनोग्राफ और अक्टूलर को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, तो ये दोनों जो है सत्य कथन है। इसे भारतीय प्रक्षेपणांक PSLV C58 की सहायता से भेजा गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ PSLV C59 है, तो C59 के माध्यम से इसे भेजा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो प्रक्षेपण यान के जो नाम को पूछा जाता है, तो ये C59 है। ठीक, तो ये जो है दूसरा गलत हो जाएगा, तो पहला जो है सही है, तो केवल एक जो है सत्य हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ खालिस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य ने की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया था, तो देखिए खालिस्तान दिया गया है, इसके आधार पे आपको देना है। तो कौन से वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश को साम्राज्य को खत्म करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, तो वो कब किया गया था, 322 ईस्वी पढ़ते हैं ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व। ठीक, देखिए यहाँ ऑप्शन के आधार पे अगर दिए गए ऑप्शन है तो उसमें आपको कौन सा लेना है, 321 लेना है, तो इसके आसपास का 321 ईसा पूर्व में। ठीक, जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा, तो आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, देखिए तो गहरी घाटी दिखाई देगा, यूटर्न नदी, तो यूटर्न मारती हुई नदियां दिखाई देंगी, समांतर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, तो ये सभी हैं। तो अगर हिमालय यात्रा करेंगे तो आपको गहरी घाटियां, यूटर्न नदी और समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, ये सभी चीजें दिखाई देंगी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए पाल कला से संबंधित है, तो पाल कला जिसे पूर्वी भारतीय कला भी कहा जाता है, वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई कलात्मक शैली है, तो ये पाल कला का विकास जो है बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था, तो पाल कला का विकास जो है बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ है। चलिए अगला देखिए, यहाँ सही कथन का चयन करना है आपको, तो सत्य कथन बताना है। देखिए कथन है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का सह राज्य बना था, तो देखिए सह राज्य लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो सिक्किम है इसको जो है सह राज्य कब बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को जो है बनाया गया था सह राज्य 1974 में। ठीक, 35वां संविधान, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे राज्य बना दिया गया था, तो यहाँ राज्य हो जाता, सिक्किम जो है राज्य होगा। ठीक, तो ये जो है गलत हो जाएगा कथन जो दिया गया है तथ्य उसके आधार पे। उसके बाद देखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु बनने वाला पहला समिति फजल अली समिति था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला समिति कौन सा, तो धर समिति था, तो धर समिति जो है सबसे पहला बना हुआ समिति था। ठीक, तो इसका आंसर जो है ये भी जो है गलत हो जाएगा, तो ये दोनों कथन जो है असत्य हैं। तो यहाँ सत्य पूछा गया है, तो क्या पूछा, ये ना तो 1 और ना तो 2 हो जाएगा सत्य में। अब देखिए यहाँ एक कथन दिया गया है, उसका कारण, तो कथन और कारण से संबंधित है, तो आपको कथन और कारण के आधार पर उत्तर देना है। देखिए प्रत्येक विषय अलग पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण को बताता है, तो प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है, तो ये जो है सही कथन है, जिसे 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहते हैं। तो टांसले का ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहलाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो कारण इसका गलत है क्योंकि ये जो है टांसले का नहीं है, जो इसको किनके द्वारा दिया गया है, तो देख सकते हैं आप, यह जो है लिंडमैन, तो लिंडमैन द्वारा दिया गया है, ना कि टांसले द्वारा, तो लिंडमैन द्वारा जो है इसको दिया गया है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम को, तो ये जो है कारण गलत है, कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, कथन सही है और कारण गलत है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर देखिए ग्रह को गैलेक्सी समान
खाली स्थान ग्रह को गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। तो कौन से ग्रह को गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है? तो वह हो जाएगा शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को जो है गैलेक्सी समान उसके आकृति के अनुसार, तो जो है उसके जो है चारों तरफ जो है क्या बने हुए हैं? चक्र बने हुए हैं। तो ये ग्रह है, उसके चारों तरफ जो है वक्रीलाकार जो है बहुत सारे चक्र घूमते हैं। इस कारण जो है शनि को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। ठीक, और उसके अलावा भी देख सकते हैं आप बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? लघु सौर तंत्र कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बहुत सारे उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह है बृहस्पति के, तो इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। और इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। बृहस्पति इसे गुरु भी कहा जाते हैं, तो मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। गुरु है ये सभी ग्रहों के बृहस्पति। उसके बाद देखिए शुक्र ये इसे जो है सांझ का तारा कहा जाता है, या भोर का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। और वही मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को यह सांझ का तारा या भोर का तारा, ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, और मंगल ग्रह को लाल तारा ग्रह कहते हैं। ठीक, तो इन तथ्यों को याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा गया है। अर्थात आपको क्या बताना है? संवैधानिक निकाय बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय है? तो मानव अधिकार आयोग, तो ये जो है गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग, तो ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये सभी जो है कोई ना कोई अधिनियम ला के बनाया गया है। मानव अधिकार अधिनियम आया था, केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम आया था, और नीति आयोग, ये सभी जो है गैर हैं, क्योंकि ये जो है अधिनियम के माध्यम से बनाए गए थे। चलिए अगला देखिए, भारतीय वन में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या होगा? तो देखिए कार्बन रैंक में जो है, कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का रैंक जो है कितना है? तो तीसरा रैंक है। याद रखेंगे, कई जगह आपको चौथा रैंक दिखेगा, परंतु आपको लेना है आंसर कौन सा? तीसरा। तो तीसरा रैंक है। वो भी देखिए इसका कितना है? क्षमता जो है 505 मिलियन टन, 505 मिलियन टन के आधार पर यह देश का तीसरा सर्वाधिक स्टॉक, कार्बन स्टॉक रखने वाला राज्य है। ठीक, तीसरा। सबसे पहला जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा है, और चौथा में महाराष्ट्र है। तो ये जो है कार्बन स्टॉक में जो है ये 4 राज्य क्रम से है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारा तीसरे स्थान पे है। ठीक, तो कहीं कहीं चौथा दिया रहता आप, लेकिन आपको नहीं लेना है। देखिए वन रिपोर्ट को हम जो है एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। तो वेयर रिपोर्ट को बस आपको एक वीडियो जो है और मिलने वाला है, बाकी फिर आपको जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए अगर देखिए, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत के स्थल को शामिल किया गया है। तो कौन से स्थल को जो है शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में? तो देखिए मोइद्दम, कोचिकोड, तो ये भी दोनों, तो ये जो है दोनों शामिल है भारत के। मोइद्दम जो है इस वर्ष 2024 में शामिल किया गया है, और कोचिकोड को जो है 2023 में विश्व विरासत सूची में जो है एक विरासत यह इसे शामिल किया गया था पिछले वर्ष जो है। ठीक, तो ये जो है पहला साहित्यिक शहर के रूप में कोचिकम को शामिल किया गया। इसके संबंध में आप डिटेल देख लीजिए। देखिए मोइद्दम को 2024 में यह असम राज्य में स्थित है। यह अहोम राजवंश का शाही कब्रिस्तान है, तो इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, मोइद्दम को अहोम राजवंश का शाही कब्रिस्तान है। वही देखिए कोचिकोड, इसे 2022-23 में शामिल किया गया था। ये केरल राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला साहित्यिक शहर है कोचिकोड। अगर देखिए COP 30, तो COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो COP 30 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस वर्ष जो हुआ है COP 29, 2024 में जो हुआ है COP 29, तो ये कहाँ हुआ था? अजरबैजान। तो अजरबैजान के बाकू नामक इस शहर में हुआ था, बाकू शहर में, अजरबैजान के। तो ये इसके लिए होता COP 29 के लिए। वही COP 30 कहाँ होने वाला है? तो ये ब्राजील में होने वाला है। तो याद रखेंगे ब्राजील में होने वाला है अगले वर्ष जो है COP 30 का जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। उसके बाद देखिए 34वां व्यास सम्मान 2024 किन्हें प्रदान किया गया है? तो देखिए 34वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो यह किन्हें दिया गया है? तो गुलजार, पुष्प भारती, प्रभा वर्मा, तो इनमें से कोई नहीं। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि यह किन्हें दिया गया है? इनमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सूर्यबाला, तो सूर्यबाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान। इनके द्वारा कौन सा रचना किया गया है? कौन देश को वासी इनकी रचना है, और इन्हें सूर्यबाला को दिया गया है व्यास सम्मान। और देखिए इसके संबंध में बाकी को दिया गया है, उनके संबंध में याद रखें। व्यास सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। सर्वप्रथम जो है यह कब दिया गया था? 1991 में प्रारंभ किया गया था। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का यह गुलजार एवं रामभद्राचार्य को दिया गया है। 2023 का दिया गया है गुलजार और रामभद्राचार्य को। वही 23वां व्यास सम्मान पिछले वर्ष का जो है पुष्पा भारती को दिया गया था, और सरस्वती सम्मान 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स में शामिल नहीं है कौन सा देश आपको बताना है। तो टोटल 10 देश जो है ब्रिक्स में शामिल है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए ईरान शामिल है, इथोपिया शामिल है, और ईरान शामिल है, इथोपिया शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी शामिल है। तो चलिए ब्रिक्स की पूरी संरचना देखते हैं। हम करंट अफेयर में तो पढ़े भी थे। तो ब्रिक्स में अभी टोटल कितने 10 सदस्य हो गए हैं।
तो ब्रिक्स में पहले ही 5 सदस्य थे। तो देखिए ब्रिक्स के नाम से 5 सदस्य, तो पहले जब स्थापना हुआ था 2009 में, तब यह जो कितने सदस्य थे? 4। तो 4 सदस्य थे। ब्रिक्स से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जुड़ता है। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका 5वां सदस्य के रूप में जुड़ता है। उसके बाद देखिए 2024 में 4 देशों को जोड़ा गया था। तो 4 देश जो है 2024 में जुड़ते हैं। कौन कौन से 4 देश थे? संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान। ये जो है 4 देश जो है जुड़ते हैं 2024 में। फिर इस वर्ष 2025 में जनवरी 2025 में जो है इसे इंडोनेशिया जो है 2025 में जो है कहाँ जुड़ा है? ब्रिक्स का सदस्य बना है। ब्राजील द्वारा जो अध्यक्ष किया जाएगा अगले वर्ष, इसलिए जो है ब्राजील द्वारा घोषित किया गया है इंडोनेशिया को 10वें सदस्य के रूप में। ठीक, तो 10 सदस्य याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको 11 दिखेंगे, 11 नहीं है, परंतु अगर 11 नहीं है तो ये जहाँ 10 है। इजराइल ये जो है 11 सदस्य नहीं है, तो 10 ही है, आपको याद रखना है। अगला देखिए खो विश्व कप 2025 में उप विजेता देश कौन रहा है? तो खो अभी आयोजित किया गया था, तो भारत में ही आयोजित किया गया था। खो विश्व कप फाइनल में जो है भारत में ही खेला गया। भारत और नेपाल के मध्य खेला गया था। तो इसमें उप विजेता पूछा गया है, तो विजेता था भारत, तो उप विजेता कौन सा हो जाएगा? नेपाल। तो नेपाल और भारत जो फाइनल पहुंचे थे, इसमें जो है कौन सा? नेपाल जो है उप विजेता रहा है, भारत जो है विजेता रहा है खो विश्व कप चैंपियनशिप। अगला देखिए यहाँ आपको सत्य कथन बताने हैं। तो सत्य कथन कौन सा है? बचा है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वां पायदान पर रहा है। बौद्धिक संपदा में कौन से स्थान पर रहा है? 42वां पायदान पर रहा है। तो ये जो है सत्य कथन है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया है? आप याद रखेंगे, यूएस चैम्बर्स। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 42वें पायदान पर रहा है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। और वही विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा भी एक जारी किया जाता है। कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें भारत का स्थान है 39वां। ठीक, 39वां स्थान है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप केंद्रीय बजट 2024-25 किन वर्गों पर ध्यान केंद्रित करके चयन कीजिए। तो इनमें कौन से वर्ग पर केंद्रित किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में? तो इसके लिए 4 वर्ग में चयन किया गया था। 4 वर्गों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया था। कौन कौन से 4 वर्ग थे? एक गरीब था, गरीब, महिला, किसान या अन्नदाता लिखा हुआ था उसमें, तो किसान मान सकते हैं आप, किसान, और क्या थे? युवा। तो इन 4 क्षेत्र वर्गों के ऊपर जो है विशेष फोकस किया गया था केंद्रीय बजट में। तो इसमें से देखिए कौन कौन से इसमें शामिल है। तो इसमें गरीब शामिल नहीं दिया गया है ऑप्शन में, क्या दिया है? उसके बाद देखिए यहाँ जो है महिला, तो महिला दिया है, इसमें भी महिला भी नहीं दिया गया। किसान दिया है और युवा, तो ये किसान और युवा हो जाएगा। यहाँ मजदूर और रोजगार, इन विषयों पर जो है नहीं किया गया है ध्यान केंद्रित। तो किसान और युवा ये 2 प्रमुख विषय रहे हैं, और इसके अलावा जो है गरीबी और महिला भी विषय थे। तो इसमें 2 और 3 इसके सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला देखिए, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रथम व्यावसायिक निर्यात किस देश को किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है पहला निर्यात किसे किया गया है? व्यावसायिक निर्यात, पहला व्यावसायिक निर्यात। तो पहले ब्रह्मोस को भी दिया गया है भारत द्वारा, रूस को भी दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल, परंतु व्यावसायिक निर्यात नहीं था। तो पहली बार जो है व्यावसायिक निर्यात अर्थात बेचा गया है, तो यह किन्हें दिया गया है? तो देखिए यूक्रेन, आर्मेनिया, रूस। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि पहला जो है किसके साथ हुआ है? फिलीपींस। तो फिलीपींस के द्वारा जो है पहला व्यावसायिक निर्यात किया गया है 2024 में। तो आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 में ब्रह्मोस का प्रथम व्यावसायिक निर्यात फिलीपींस देश को किया गया है। तो फिलीपींस इसका आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये जो है आज हमारे पहला तो पेपर हो गया जीएस पेपर 1 का। हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रश्न में, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है एक बार प्रैक्टिस कर ले। बाकी आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसके अलावा हम अभी जो है एक वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें हम जो है ISFR रिपोर्ट के देखेंगे। ठीक, ISFR 2023 को जो है एक वीडियो में देखेंगे। लगभग 10 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा। उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब जो है कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। ठीक, तो ये यहाँ से पूछे जाने की संभावना पहुंच जाता है। तो इसी वजह एक वीडियो में और देखने वाले हैं। ठीक, तो बाकी आप जो है जितना पढ़ चुके हैं उतना को आप रिवाइज करते रहिएगा। तो धन्यवाद।